हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज चौहान। आज स्टार्ट करते हैं एमपी की तीसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे एमपी का बौद्धिक विभाजन, जो कि एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे और हर क्वेश्चन की डिटेल्स वाइज समझेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने बौद्धिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? बौद्धिक प्रदेशों, इसका सही आंसर है 7। मध्य प्रदेश को कितने बौद्धिक प्रदेशों में विभाजित किया? 7। 7 देखेंगे, 7 कौन कौन से हैं। पहला है मध्य भारत, मालवा का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तीसरा है बुंदेलखंड का पठार। चौथा है बघेलखंड का पठार। पांचवा है रीवा पन्ना का पठार। कौन सा है? रीवा पन्ना का पठार। छठा है नर्मदा घाटी, इसको नर्मदा सोन घाटी भी बोला जाता है। सातवां है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पहला है मध्य भारत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, सोन घाटी और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में इन 7 बौद्धिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें बात करते हैं कि सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 28% अपने पास रखता है। दूसरा पॉइंट है, जो सबसे छोटा पठार कौन सा है। बात करते हैं जो बघेलखंड का पठार है। कौन सा? बघेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7% अपने पास रखता है। आया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन के साइड। अगला है, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है। बौद्धिक प्रदेश 3 हिस्से, जैसे मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से हिस्से हैं? तीसरा है बघेलखंड और इसको बोलते हैं पूर्वी पठार। क्या बोलते हैं? पूर्वी पठार। बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटा गया। पहला है मध्य भारत का, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। एक और है नर्मदा सोनघाटी। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ये मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी स्थित है। और सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी, मध्य और मैकाल। इनको आगे के क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। और एक और है बघेलखंड का पठार, जिसको पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है अरावली विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है। जो अरवली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र यानी राजस्थान में देखने को मिलती है। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है। इन दोनों के मध्य में हमको जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जिसको मालवा का पठार के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत के बीच कौन सा पठार देखने को मिलता है? तो सही आंसर इसका मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार
अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य देखने को मिलता है। मालवा का पठार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? पिछले क्वेश्चन में बात की लगभग 28%। 28% यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार। अगला है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग किस पठार के रूप में, किस पठार का विस्तार पाया जाता है? पिछले क्वेश्चन में हमने बात की कि जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार कुल भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा पठार है, क्षेत्र का बड़ा बड़ा पठार, जो कि 28% है। कितना है? 28%। अगला है, मालवा का पठार में किस प्रकार की जलवायु जलवायु पाई जाती है? मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु यानी कि यहाँ पर सामान्य रूप से तो ठंड और सामान्य ही गर्मी देखने को मिलती है। सामान्य गर्मी। एक यात्री था, चीनी यात्री, जिसका नाम था चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। जिसने जो मालवा की जलवायु थी, मालवा की जलवायु, इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। विश्व की सर्वश्रेष्ठ। इसके पीछे कारण था कि यहाँ पर अधिक ठंड में भी सामान्य ठंड देखने को मिलती है, और जहाँ अलग क्षेत्रों में गर्मी का मौसम अधिक रहता है, तो यहाँ पर सामान्य ठंड गर्मी देखने को मिलती है। अगला है, मालवा का पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा है? तो देखते हैं। गर्म माह, इसका सही आंसर है मई माह। मालवा के पठार में, मालवा के पठार में बात करते हैं, मालवा के पठार में सबसे अधिक तापांतर वाला माह कौन सा है? और सबसे अधिक ताप वाला और न्यूनतम ताप वाला महीना कौन सा है? बात करते हैं सबसे अधिक तापांतर वाले महीने की कौन सा है? वो मार्च का महीना है। कौन सा है? मार्च का महीना। और सबसे अधिक तापमान वाला कौन सा महीना है? मई। और न्यूनतम तापमान जो देखने को मिलता है वह दिसंबर जनवरी में देखने को मिलता है। अगला है, मालवा का पठार में विचार कीजिए। मालवा का पठार में बताना है कि कौन सी बात इसके बारे में सही की है। पहला है जो मालवा का पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। दूसरा, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो सिद्ध बाबा की चोटी है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। चौथा, पठार के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर है, जो मालवा का पठार का जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व ना होकर कौन सा है? उत्तर पूर्व। इसमें पूछा जाता है कि मालवा का पठार में जो बहने वाली नदियां है वो किस साइड बहती है? क्योंकि जो मालवा का पठार का जो ढाल है उत्तर पूर्व है, तो इसमें बहने वाली जो नदियां हैं, नदियां उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी जो कि सिगार है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। जो सिद्ध बाबा की चोटी है यह बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। यहाँ पर बुंदेलखंड में। और इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी, बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। जो दक्कन ट्रिप की
बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, जिसके कारण इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही है। जो मालवा का पठार में एक संभाग पड़ता है, भोपाल संभाग, कौन सा है? मालवा के पठार में एक संभाग पड़ता है, भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के जो पांचों जिले हैं, उससे कर्क रेखा निकलती है, और कर्क रेखा मालवा के पठार से बिल्कुल मध्य से निकलती है। कहाँ से? मध्य से। ये भी एक जलवायु को निर्धारण करने वाला कारक है, कर्क रेखा जलवायु निर्धारक भी बनती है। अगला है, मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा निर्धारित करती है। जो ताप्ती नदी है वह दक्षिण सीमा निर्धारित करती है। जो मेघाल पर्वत श्रृंखला है पूर्वी करती है। तो इसका सही आंसर है सभी। एक और है, जो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी है, पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा निर्धारित कौन करता है? इसका सही है अरावली पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। अगला है, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है? उत्तर मध्य भाग में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर है मध्य भारत का पठार। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। इसकी ऊंचाई कौन सी है बुंदेलखंड में? सिद्ध बाबा की, सिद्ध बाबा की चोटी, इसकी ऊंचाई 752 मीटर, 752 मीटर ऊंचाई देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ये ऊंची चोटी कौन सी है? बात करते हैं धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़, यहाँ धूपगढ़ जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो मध्य भाग है, कौन सा? मध्य भाग, मध्य भाग, मध्य भाग में पाए जाए महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी में होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिले में एक पचमढ़ी स्थान है, वहां पर धूपगढ़ चोटी पाई जाती है, जो एक पचमढ़ी मध्य प्रदेश की हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी जो कि हिल स्टेशन, पचमढ़ी एक पर्यटन स्थल भी है, पर्यटन स्थल। बात करते हैं सिगार। अभी बताया कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी जाना पाओ जो कि इंदौर की चोटी है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? सरसों की हांडी यानी सरसों का उत्पादन किस पठार में सबसे अधिक होता है? सरसों का उत्पादन सबसे अधिक जो मध्य भारत के पठार में देखने को मिलता है, मध्य भारत के, मध्य भारत का जो पठार है, कौन सा? मध्य भारत का पठार। इसके अंतर्गत अपन को भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि जिले देखने को मिलता है। यहाँ पर सरसों उत्पादन, सरसों का उत्पादन अधिक होता है। सरसों उत्पादन अधिक होने के कारण इस पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी। अगला है, और बात करते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार को गेहूं की दलिया क्या बोला जाता है? गेहूं की दलिया भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। और बघेलखंड में अपन को चावल उत्पादन अधिक देखने को मिलता है, चावल उत्पादन। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र को
विंध्य कगार कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो रीवा पन्ना का पठार है, इसको इसका एको नाम में है विंध्य कगार, विंध्य कगार कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपन को कौन कौन से जिले देखने को मिलते हैं? सिंगरौली, सीधी, सतना और शहडोल आदि जिले रीवा पन्ना के पठार में देखने को मिलते हैं। इस पठार में वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। अगला है मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने बात की कि सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो सरसों की हांडी मध्य भारत के क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सरसों का उत्पादन अधिक होता है। इसी प्रकार जो मध्य प्रदेश की जो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है नर्मदा सोन घाटी। बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी, इसको फिफ्थ वैली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिफ्थ वैली। यहाँ क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक क्षेत्र है, सबसे निचला यानी कि गहरा प्राकृतिक प्राकृतिक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अपन को जो जिले देखने को मिलते हैं वो है नरसिंहपुर। उनसे नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर और हरदा। अगला है राजपीपला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के किस भाग में है? बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसका सही आंसर है पश्चिमी भाग। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो कि नर्मदा सोन घाटी के बिल्कुल समांतर रूप से दक्षिण दिशा में स्थित है। बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 11%। कितना है? 11%। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले देखने को मिलते हैं? बात करते हैं बड़वानी, खंडवा, खरगोन और होशंगाबाद। होशंगाबाद, लेकिन होशंगाबाद का नाम चेंज होकर क्या होगा? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम परिवर्तन नर्मदापुरम कब हुआ? फरवरी 2022 में। कब हुआ? फरवरी 2022 में। लेकिन होशंगाबाद एक संभाग भी है, उसका नाम नर्मदापुरम सन 2008 में हुआ। 2008 में तो संभाग का नाम परिवर्तन हुआ था। और परिवर्तन और होशंगाबाद जिले का जो नाम परिवर्तन नर्मदापुरम में हुआ था फरवरी 2022 में हुआ था। बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत रखता है? 11%। इसके अंतर्गत जिले जो देखने को मिलते हैं बड़वानी, खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद आदि। यहाँ नर्मदा जो सोन घाटी है ये दक्षिण दिशा में, दक्षिण में समांतर रूप से देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके किस भाग में है? जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसके 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग। पश्चिमी, मध्य भाग और पूर्वी भाग। पश्चिम भाग में अपने देखने को मिलती है राजपीपला की श्रेणी पहाड़ियाँ, जिसका विस्तार
बुरहानपुर दर्रे तक, कहाँ तक है? बुरहानपुर, बुरहानपुर। बुरहानपुर में अपन को देखने को मिलता है असीरगढ़ का एक जगह है, असीरगढ़ का किला, जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार। जो मुगल शासक था अकबर, मुगल शासक अकबर ने यहीं से मालवा क्षेत्र में आया था। जो मध्य का भाग है इसको महादेव, मध्य भाग में अपन को महादेव पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। जो पूर्वी भाग है इसमें मैकाल, मैकाल पर्वत श्रेणी। इसके अंतर्गत अपन को जो देखने को मिलती है अमरकंटक की चोटी, जो मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है? जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। आया समझ में? तो इसका सही आंसर क्या है? पश्चिमी भाग। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? सबसे छोटा पठार। पिछले क्वेश्चन में जैसे बात की कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, जो मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 28% अपने पास रखता है। इसमें बात यह है कि सबसे छोटा पठार कौन सा है। सबसे छोटा जो पठार बघेलखंड का पठार है, या मात्र भौगोलिक क्षेत्र का, भौगोलिक का कितना प्रतिशत? 7% अपने पास रखता है। जो मध्य भारत का पठार 10.7% अपने पास रखता है। बुंदेलखंड का पठार 7.7% अपने पास रखता है। और रीवा पन्ना का जो पठार है 10.6, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 10.36। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में अपन को आर्किन कर्म की चट्टान, विंध्यन कर्म की चट्टान, गोंडवाना कर्म की चट्टान और इसके अलावा दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप की चट्टान, हड़प्पा कर्म की चट्टान, और बात करते एक और है टर्सरी, टर्सरी कर्म की चट्टान, जो कि यह नवीनतम चट्टान है। इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। जो आर्किन कर्म की चट्टान है सबसे प्राचीन चट्टान है, प्राचीन चट्टान। अगला है, बुंदेलखंड निस्स किन चट्टानों में देखने को मिलती है।